हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रैक इन सेट। तो मुझे शायद आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज पुरुषोत्तम कुमार। आई एम परसुइंग बीएससी बीएड इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। तो बहुत लोगों का ये डाउट था कि भैया मेरा डॉक्यूमेंट्स सेंट्रल नहीं है, स्टेट का है, मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। मेरा सिंगल ड्रॉपर है, मेरा डबल ड्रॉपर है, मैं 3 साल गैप है, 4 साल गैप है, मेरा इतना एज हो रहा है, मैं कहीं से डिग्री कर रहा हूँ, अभी क्या मैं एलिजिबल हूँ इस कॉलेज में। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि सारी कॉलेज आईआईटी एनआईटी आरआई का अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे आईआईटी केजीपी का सिंगल ड्रॉपर अलाउड है। सेम भुवनेश्वर का अगर बात करें तो वहाँ पे ड्रॉपर अलाउड नहीं है, वहाँ पे एज क्राइटेरिया कर रखा है उन लोगों ने। प्रोस्पेक्टर जो अपना रूल बुक डाला है उसमें एज क्राइटेरिया को मेंटेन कर रहे हैं। और रोपर्स का भी सिंपल एक एक ईयर का गैप है, जोधपुर का 2 ईयर का गैप है, एनआईटी का 2 ईयर का, किसी का लैंग्वेज कंबाइनेशन क्या हो जाना चाहिए, डोमेन क्या होना चाहिए। तो सारी चीज आपका इस सेशन में डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एक सेशन ही हम लाए हैं जो लाइव इंटरेक्शन हो बच्चों के साथ। जो भी उनका डाउट हो वो हमसे डायरेक्ट पूछें और उनको हम डायरेक्ट उसका आंसर दें। क्योंकि बहुत लोग आप ग्रुप में आओ, जैसे व्हाट्सएप कम्युनिटी है, टेलीग्राम कम्युनिटी है, वहां पे भी काफी बच्चे हैं, वहां पे डाउट पूछते हैं तो समझ में नहीं आता कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं और हम अच्छे से मैसेज में एक्सप्लेन नहीं कर पाते वो चीजों को। तो ये आज हमारी दूसरी वेबिनार होने वाली है, लाइव सेशन। और फर्स्ट वेबिनार हमारा 23 फेब को हुई थी। वो भी, उसमें भी अगर आप नहीं देखे हो तो आप देख लेना, वहां भी काफी, अगर जो भी आपका रिलेवेंट डाउट हो, नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियोस देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम इस वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता देते हैं कि अगर जिसका भी मिस हो गया, वेबिनार नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है। वो वेबिनार 25 मार्च तक या 22 टू 25 मार्च तक हम क्या करेंगे, एक और वेबिनार रखेंगे जिसमें आपका डायरेक्टली इंटरेक्शन होगा हमसे। और वेबिनार्स के पहले हम क्वेश्चंस गूगल फॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें आप अपना क्वेश्चंस फिल कर देना, ताकि हमें भी एक आइडिया हो कि किस टाइप का क्वेश्चंस आए। क्योंकि यहाँ पे मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री तो ऐसा नहीं है ना कि कुछ भी देखो तो मेरे को पढ़ा हुआ है तो मैं सोल्व कर दिया। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है। आपका डाउट है कि मैं 2 बार फेल हो चुका हूँ, मैं मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, मैं दूसरे कॉलेज में अभी डिप्लोमा कर रहा हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ, तो मेरे को पता करना पड़ता है क्योंकि सारी कॉलेज का क्राइटेरिया अलग है। तो अगर आप मुझसे डायरेक्ट पूछोगे कि भैया मैं बीटेक कर रहा हूँ, थर्ड ईयर में हूँ, किसी प्राइवेट कॉलेज से, क्या मैं इस कॉलेज में एलिजिबल हूँ, तो एक पता करना पड़ता है ना। सब कॉलेज का क्राइटेरिया अलग है, तो आप क्वेश्चंस उस हिसाब से फॉर्म में फिल करोगे तो हमें एक आइडिया होगा। हमें पता करना होता है, लोगों से बात करना होता है, कनेक्ट करना होता है। जो भी कॉलेजेस का है, कुछ ऐसा था डाउट कि लैंग्वेज कंबाइनेशन को लेके कि भैया मैं क्या दोनों हिंदी ले सकता हूँ, दोनों इंग्लिश ले सकता हूँ। तो इसका भी आज सॉल्यूशन मतलब हम लोगों ने इस वेबिनार्स में हम देंगे। बहुत लोगों का डाउट है, बहुत लोगों का क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं, लगभग 30-40 लोगों ने फॉर्म फिल किया था। तो उसका सारी क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिया। सारे मोस्टली का यही है कि कटअप्स क्या है, प्लेसमेंट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, मैं ये हूँ, मेरा डॉक्यूमेंट से प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा सेंट्रल डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरा स्टेट्स क्या है, मैं लैंग्वेज क्या लूँ, मैं सब्जेक्ट डोमेन क्या करूँ, आईआईटी का, इस आईआईटी का क्या कटअप है, मतलब सारी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है। तो हमें एक आइडिया हो जाती है ना। जैसे लैंग्वेज में हम लोगों ने मेल किया सारी आईआईटीज को, तो बहुत लोग आईआईटी भुवनेश्वर का रिप्लाई आया। केजीपी में मैं खुद पढ़ रहा हूँ आईआईटी खड़गपुर में, तो मैं केजीपी डायरेक्ट प्रोफेसर से बात कर लिया, जोधपुर का प्रोफेसर को मेल किया। तो बहुत सारे के मेल का हमें रिप्लाई मिल जाती है, तो 24 आवर के अंदर में। तो आप उसका आंसर, हम ऐसे गलत सलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का कोई मतलब है नहीं। तो अब जिसका भी जो डाउट है, डायरेक्ट अब वेबिनार सेशन में हम चलते हैं, जहाँ पे आपका अगर छूट गया है तो अगर आप देख लोगे तो आपका शायद जो भी डाउट था वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो डाउट है वो हो सकता है कि जो आपका डाउट था वो किसी ने ये डाउट यहाँ पे पूछ लिया है, सेम डाउट है उसका भी, तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको इंतजार करने की जरूरत भी नहीं है कि हाँ भाई 25 मार्च 22 मार्च कब आएंगे, कब सेशन होगा। ऐसा कोई लोड भी नहीं है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं लाइव सेशन को। तो आप लोग तैयार हो जाओ सुनने के लिए। अगर ज्यादा है तो 2x पे देख लेना, क्योंकि इसमें कोई पढ़ाई की चीज है नहीं। जहां आपको लगेगा कि मेरा डाउट है वहां पे 1x पे देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, अब डाउट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ बताओ मियंक, तुम्हारा क्या डाउट था? मेरा ये डाउट था कि ये मेरा जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है वो इतना अच्छा नहीं गया। तो मेरे मैथ्स में 70 प्लस है, फिजिक्स में भी 70 प्लस है।
तो क्या अभी इन दोनों का, और फिर केमिस्ट्री में कम है, केमिस्ट्री आई डोंट थिंक सो 50 भी आएंगे। तो अभी जो 50% का क्राइटेरिया है, तो वो तीनों मिलके है या फिर पर सब्जेक्ट 50-50-50 है? नहीं नहीं, तीनों एग्रीगेट अगर तुम्हारा 50+ है तो हो जाएगी, कोई लोड नहीं। अच्छा। और हमारे यहाँ पे कैसा है, बेस्ट ऑफ 2 सब्जेक्ट है। जैसे कि 2 बार एग्जाम होता है, जैसे जेडब्ल्यू मेंस का कैसे जनवरी अप्रैल अटेम्प्ट होता है, वैसे गुजरात में भी 2 अटेम्प्ट होंगे। तो मैं वो भी देने वाला हूँ, लेकिन उसका रिजल्ट अगस्त के फर्स्ट फर्स्ट वीक में आता है। तो जो ये इनका काउंसलिंग है वो कब शुरू होगा? ये तो काउंसलिंग जून में ही हो जाएगा, हाँ, तो मतलब वो लास्ट जून, अलग अलग होते हैं ना? मिड जून। हाँ हाँ, अलग अलग ही होते हैं, क्योंकि अब इस बार इसलिए इतना पहले एग्जाम ले रहा है, क्योंकि आईआईटी जो है ना थोड़ा सा लेट हो रहा था। तो जैसे ही बीटेक वाला का कोर्स स्टार्ट होता है, बीएस वाला, सेम उसी डे में इसका भी स्टार्ट कर देगा, बैच स्टार्ट होगा सेम टाइम। ओके, थैंक यू। तो उसका इसीलिए इस बार थोड़ा सा क्या बोलते हैं, पहले एग्जाम भी करवा रहा है। तो तुम्हारा मान लो कि जो काउंसलिंग सेशन होगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा अगर अप्रैल में, एग्जाम मुझे तो लगता है मे बी डेट अगर बढ़ना चाहिए, अगर पता नहीं बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बट एग्जाम तो 29 अप्रैल को ही होगा। अगर बढ़ती है तो फिर ठीक है, अगर ना भी बढ़ती है तो फिर भी ठीक है। पेपर अगर 29 को हो रहा है तो तुम्हारा रिजल्ट आ जाएंगे लास्ट मई तक आ जाएंगे, अच्छा, 28 या फिर क्योंकि क्या 20 या हमारा 30 जो के बीच। रिजल्ट आएगा ना फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, तो अगर इनका काउंसलिंग का राउंड 2 राउंड 3 हो, तो तब तक अगर हो जाएगा मेरा? नहीं, ये ऐसा? ज़्यादा टाइम नहीं देते, ये 10 दिन के अंदर में सारे राउंड क्लियर हो जाता है। ओके, कोई बात, थैंक यू। तो वो तुम नहीं, उसमें अगस्त वाले पे मत डिपेंड करो, दिक्कत हो हाँ हाँ जाएगा। हाँ, ओके ओके। और कोई डाउट है तुम्हारा? नहीं नहीं, अभी कोई नहीं। ओके। और किसी का क्या डाउट है? रविंदर, क्या नाम है? रविनंदन मिश्रा, तुम कुछ पूछ रहे थे? हाँ भैया, डाउट ये है कि जैसे आज अभी मैंने एक वीडियो देखा है थोड़ी देर पहले कि आईआईटी भुवनेश्वर ने एक रिलीज किया है, एक प्रेस रिलीज, जिसमें ओके। उन्होंने बताया है कि लाइक 60% होना चाहिए। अगर मैथ्स में 60% ट्वेल्थ में है तो तभी जो है हम इकोनॉमिक्स और मैथ्स एज ए मेजर ले सकते हैं, माइनर के लिए भी सेम। और केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी सेम है, 60% फॉर जनरल एंड हाँ ईडब्ल्यूएस हाँ हाँ एंड हाँ, 55% बिल्कुल। फॉर ओबीसी, ऐसे ओबीसी और ऐसे करके। 50% एस सी एस टी है, हाँ। हाँ, तो मेरा डाउट ये था कि ये मतलब अभी आईआईटी भुवनेश्वर ने ही रिलीज किया, तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये आईआईटी खड़गपुर और बाकी जितनी भी आईआईटीज हैं वो भी देखिए, सेम ऐसा करेंगे कुछ, ये ऐसा कुछ? ये जो तुम बोल रहे हो, नेक्स्ट ईयर भी सेम क्राइटेरिया था भुवनेश्वर का, पिछले साल। अच्छा, और आपके यहाँ ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, हमारे यहाँ 50% ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि ओबीसी हो, जनरल हो, सारे लोग का 50% है। एस सी एस टी सबका मिनिमम 50% होना चाहिए पीसीएम। वही वही था, क्योंकि मेरा मैथ्स में 53 मार्क्स है, बाकी सब में तो है 75 प्लस है, बट मैथ्स में 53 है। तो मुझे लगा कि ऐसे ही मेरा 50% कम हो गया, क्योंकि इकोनॉमिक्स और मैथ्स तो मिलने नहीं है, तो 50% तो ऐसी ही पॉसिबिलिटी कम हो गई जितनी सीट्स है उसमें भी। तो थोड़ा सा वही डाउट था मुझे। नहीं, एक बार तुम अप्लाई करो, चांस बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारा पीसीएम में ओवरऑल कितना है? 50-60% सेवा है ना? पीसीएम में मेरा, हाँ, 78%, 78.3 है। कोई लोड नहीं है, हो जाएगा, टेंशन मत लो। एग्रीगेट ये पे ये उसमें इक्विवेलेंट। एग्रीगेट मतलब पीसीएम का देखते हैं या फिर टॉप 5 सब्जेक्ट्स का देखते हैं? नहीं, एग्रीगेट पीसीएम का ही मेन देखते हैं यहाँ पे ज्यादा ये लोग। अच्छा, पीसीएम का देखते हैं। हाँ, आईआईटी तब पीसीएम का ही देखते हैं मोस्टली, बट उसमें क्या 60% होना चाहिए ऐसा? एग्रीगेट पूरा अच्छा होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, ठीक है। और कोई डाउट है? मेरा तो कोई अभी डाउट नहीं है। सचेत गुप्ता, हाँ बोलो सचेत। सर हाँ सर, मेरा वो डाउट था, वही आरआई कोई मिल जाए तो उसके लिए पीछे था मैं, आरआई या एनआईटी। तो आपने चेक किया कि कोई एनआईटी मिल रहा है? लाइक आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा क्लियर, मतलब मैं तो सुन नहीं कोई पा रहा हूँ एनआईटी, क्या। कोई एनआईटी मिल रहा है सर? 21 का 12th पास है। 21 का पास आउट एनआईटी? हाँ, और हो सकता है क्या? और मैंने 21 एक एक साल कंप्लीट कर रखा है, लाइक 21 एक का बीटेक तो का। कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। अगर आईआईटी भुवनेश्वर का एज क्राइटेरिया है तो तुम अपना एज देख लो कि कौन से कैटेगरी में। जैसे जनरल का 20 इयर्स तक ही अलाउ है,
और SC/ST का 25 है और OBC का 23 है। तो अगर तुम 25 या 23 या 20 के अंडर आते हो अपनी कैटेगरी के हिसाब से, तो तुम एलिजिबल हो वहाँ पे IIT भुवनेश्वर में। बाकी कोई नहीं एज क्राइटेरिया मेंटेन किया रखा है, कोई तो भी भैया IIT और एज सच NIT। मैंने सोचा कि हाँ जी RIs में भैया, हो मैं पॉसिबल, सोचा था RIs में हो सकता है, RIs में वहाँ पे चल रही है गैप 3-4 साल का। चल जाएगी RI में। RI में पैकेज कितना लगता है? RI का मैक्सिमम अभी 8 लाख है और एवरेज पैकेज वही 4-5 की है, 3-4। 3-4-5 के हैं। और बस यही पूछ रहा था। और प्लेसमेंट मैं बस और क्या? प्लेसमेंट से पहले प्रिपरेशन का प्रैक्टिस कहाँ से करूँ सीईटी की? लाइक क्वेश्चन वक्शन मेरे पास FIITJEE का मॉड्यूल है, उससे मैं करता हूँ। ओके, FIITJEE देखो, जो चीज वही चीज पढ़ो जो एग्जाम में पूछा जाए। FIITJEE का मॉड्यूल मेनली JEE लेवल के लिए वो बनाया गया है, JEE मेंस और एडवांस के लिए। तुम्हें पता है हाँ कि FIITJEE मेन फोकस करता है एडवांस के लिए, सबसे ज्यादा उसका फोकस एडवांस पे होता है, मेंस से भी ज्यादा, अगर तुम FIITJEE में पढ़े हो तो। हाँ जी। तो हमें मेंस से तो सर उसका एडवांस के लिए बेसिक पढ़ना है। फॉर्मूला देखो। अगर तुम्हें पता हो हाँ तो, अगर सुन रहे हैं क्या? हाँ जी सर, सुन रहा हूँ। हाँ जी भैया, भैया सुन रहा हूँ। हाँ, तो तुम्हें पता हो तो सिलेबस जो है एनसेट का बहुत काटा गया है, चैप्टर भी काटा गया और कुछ चैप्टर में से टॉपिक भी काटा गया है। तो वो टॉपिक क्यों पढ़ोगे तुम जो आने वाला ही नहीं है एग्जाम में? वो टॉपिक पढ़ो ना जो एनसेट का एक्चुअली रूल भाई बुक में, जो एक्चुअली एनसेट का सिलेबस में है। ज्यादा पढ़ने से क्या फायदा, तुम एडवांस हाँ की भाई, तैयारी कर लोगे और ये तुम्हें 10वीं एनसेट में भी लग जाती है। क्या? भैया मैंने सीए का सोचा है, सीए का आवाज नहीं आ रहा, तुम थोड़ा सा क्लियर बोलो। हेलो भैया, हाँ बोलो। उसमें तो भैया वो जैसे आउट ऑफ मेरा वैसा डाउट है। और लेकिन मैं पूछ रहा था कि सीए का मेरा अच्छा वो लग रहा था, तो सीए सही है अगर करना हो तो? सीए क्योंकि उसमें मैंने सुना है कि 13 LPS है। हाँ कौन से कॉलेज से सीए सोच रहे हो? अभी तुम यूजी पे ध्यान दो ना। तो मतलब कहीं पढ़ रहे हो फिर यूजी तुम्हारा कंप्लीट हो गया, क्या है कुछ बताओगे तब तो समझ में नहीं आएगा। सर, एक्चुअली एक्चुअली सर अभी मेरा 12th का ही है, 21 में। और मैंने अपना जो कॉलेज था ना, बीटेक, बीटेक में मेरा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि पे करना, फीस फीस करना। तो ठीक फिर है। वहां से फीस का डिफिकल्ट हो रहा था, तो मैंने सोचा कि ठीक है। ठीक है अब मैं सीए का ही कर लेता हूँ। ओके। तो तो वो चीज है। तो मतलब कॉलेज से सीए करना चाहते हो फिर? कॉलेज से नहीं सर, वो एक्चुअली कोर्स होता है, पास पे कर सकते हैं और उसको कंप्लीट करना होता है। अच्छा, तुमको डाउट क्या था एनसेट के रिगार्डिंग? मेरे को सीए के जो तू बोल रहा है उसके बारे में कोई आइडिया है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे, तुम कौन सा कोर्स बोल रहे हो, सीए का कौन सा कोर्स होता है मुझे आइडिया नहीं है। चार्टर NCERT अकाउंटेंसी बोल रहे हैं क्या? हाँ, वो हाँ तो यूजी के बाद होता है ना, 12th पे चार्टर हाँ, अकाउंटेंट। बैचलर्स के बाद फाउंडेशन लेवल एक्सक्लूड हो जाता है ना उसमें, हाँ। 2 ही लेवल बचते हैं फिर। अच्छा, तो ये जो डाउट है ये कर सकता है, बट अभी एग्जाम पे फोकस करो, कॉलेज पे फोकस करो, और कॉलेज मिल जाएंगे तो वहाँ अगर तुम अभी एग्जाम पे जो भी एग्जाम से रिलेटेड डाउट है एनसेट से रिलेटेड, उस पर भी हम बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भैया एग्जाम दो, एग्जाम के बाद भी हम वेबिनार्स करेंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करना कि क्या हमें बेस्ट रहेगा, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन से कॉलेज है। हम इस पे भी तुम्हें हाल लिए जैसे 29 को एग्जाम है तो हम ट्राई करेंगे कि 30 अप्रैल को हमारा एक वेबिनार ले लें रिव्यू टाइप का कि कैसा पेपर वगैरह। उसके बाद फिर हम तुम लोगों के लिए एक अच्छे से वेबिनार रखेंगे, कौन सा कितने नंबर आए हैं, कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा, कौन सा कॉलेज तुम्हें चूज करना चाहिए, कहाँ का प्लेसमेंट क्या है, कटअप क्या है, ये सारी बात हम करेंगे एक वीडियोज में। हाँ बोलो, क्या कुछ बोल रहे थे साहिल? मैं बोल रहा था कि हेलो। हाँ हाँ संजीव हेलो। बोलो। मैं बोल रहा था कि ये जो अभी मेरा 12th में जा रहा हूँ मैं 11th से। और इसमें क्या बीएससी के बाद आप एग्जिट ऑप्शन रहता है क्या इसमें?
हाँ, कुछ एनआईटी कैलिकट में बीएससी के बाद इजी ऑप्शन कॉलेज वालों ने बोल रखा है। आईआईटी खड़गपुर ने भी बोला था, बट अभी अप्लाई नहीं हो रहा। बट एनईपी 2020 के तहत इसको हमें एग्जिट कर सकते हैं, निकल सकते हैं हम, और 3 साल के बाद भुवनेश्वर एग्जिट में, निकल सकते हैं। भुवनेश्वर का भुवनेश्वर में अभी मेरे को क्लियर आइडिया है नहीं, बट जो भी नया पॉलिसी आया है ना, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रूल से तो निकल जा सकते हो, कोई लोड नहीं है, निकल सकते हो। मतलब 3 साल के कॉलेज पे भी बाद डिपेंड करता डिग्री, वो 3 साल की है। डिग्री होती है, 4 साल की होती है? अगर तुम 3 साल के लिए निकलोगे, 3 साल जैसे एनआईटी कलिकत तो 3 साल में निकल सकते हो। 3 साल का तुम्हें सिर्फ बीएससी का डिग्री मिल जाएगा अगर तुम्हें बीएड हाँ नहीं लेना है तो। बट हाँ आईआईटी करेक्ट। खड़गपुर ने भी बोला था, हम लोग जो सेमिनार थे, इंट्रो सेमिनार, उसमें बोला था। बट अभी बोल रहा है कि थोड़ा अभी वर्क है तो अभी हम नहीं कर पाएंगे 1-2 बैच तक, उसके बाद शायद तुम्हारे टाइम तक वो भी हो जाएगा, हमारे टाइम तक अभी नहीं है। कि मेरे को वो बीएड का डिग्री नहीं चाहिए, सिर्फ बीएससी वाला चाहिए और इकोनॉमिक्स ही करना है सर, तो वो सिर्फ 2 ही जगह अभी मिल रहा है। हाँ, तो उस टाइम तक मुझे लगता है मिल जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो सिंपल है कि 1 साल करने के बाद भी आप निकल सकते हो, आपको 1 साल की डिग्री मिलेगा, तो 3 साल में तो आपका यूजी कंप्लीट हो जाता है। तो वो अभी हमारे कॉलेज में नहीं है, तो अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते, बट ये होगा 1-2 साल में, ऐसा शायद 3 साल बाद निकल सकते हैं। हमारे प्रॉफ ने भी मना कर दिया कि नहीं, अभी हम 3 साल और में डिग्री। क्या कहते हैं इसमें डिफरेंस क्या होता है? जो जैसे आप आईआईटी खड़गपुर बोल रहे हो, वहाँ पे ऑलरेडी बीएस इकोनॉमिक्स होता है, तो बीएससी और बीएस में क्या डिफरेंस रहता है? क्रेडिट का थोड़ा डिफरेंस है। इनका डिफरेंस है, बाकी प्लेसमेंट होती है क्या बीएससी इकोनॉमिक्स वालों की? हाँ, प्लेसमेंट का ये सीन है कि तुम आईआईटी में आने के बाद तुम्हारा कोई भी ब्रांच हो, कुछ भी हो, तो हाँ तुम, जैसे मैं अभी बीएड कर रहा हूँ, ठीक है, इकोनॉमिक्स है हाँ। मेरा मेजर, वहाँ पे तो मेरे आईआईटी खड़गपुर में ही मैं मेजर, मेरा इकोनॉमिक्स आईआईटी खड़गपुर से मेरा। तो आप वही बीएससी बी वाले में हो? हाँ हाँ, बीएससी बीएड ही है मेरा प्रॉपर। अच्छा, तो आप किस ईयर में हो अभी? सेकंड ईयर। अच्छा, तो क्या कहते हैं जैसे मेरे को भी इकोनॉमिक्स ही करना था, तो सिर्फ 2 ही जगह भी मिल रहा है, भुवनेश्वर में और खड़गपुर में। हाँ बिल्कुल तो क्या कहते हैं आपने चलो एग्जिट वगैरह तो आपने बता दिया। आप प्लेसमेंट्स, अगर मैं बीएससी डिग्री है तो मैं प्लेसमेंट्स में बैठ सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल बैठ सकते हो। यहाँ पे हम लोगों का आईआईटीज में कोई भी कंपनी आती है तो 80%, मतलब 100 कंपनी आ रही है तो 20% कंपनी ऐसी आती है कि वो सिर्फ अपने फील्ड वाले बच्चों के लिए जाते हैं। सिर्फ कोडिंग वाला आ रहा है तो सिर्फ कोडिंग का अपने डिपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए जाते हैं। मैकेनिकल का है हाँ तो करेक्ट। मैकेनिकल से रिलेटेड। 80% कंपनियां जो बचती है ना, 80%, वो सारे को एलिजिबल मानती है, सबको देता है मौका। मतलब आप बैठ सकते हो प्लेसमेंट में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास टैलेंट है। एंड इसमें क्या कहते हैं 3 साल की डिग्री होगी ये, लेकिन बाकी सब तो 3 साल की डिग्री में आप नहीं बैठ सकते बीटेक प्लेसमेंट किए होंगे तो वो 4 में। साल की डिग्री होती है, तो उसमें फर्क नहीं पड़ता है? आपको 4 साल 4th ईयर यहाँ पे प्लेसमेंट होता है, सीडीसी लगती है। 7 सेम और 8 सेम में कंपनी आती है, तो अगर आप 3 ओ, साल तो में निकल मतलब जाओगे तो 3 आप इयर्स ऐसे डिग्री के बाद प्लेसमेंट। एग्जिट ले लिया तो फिर प्लेसमेंट नहीं मिलेगी? नहीं, कंपनी ही नहीं उस टाइम बैठोगे ना, कंपनी ही नहीं आती ना, आपको एलिजिबल नहीं मानती ना 6 सेम तक ओ, प्लेसमेंट। तो मतलब अगर आप बीएड इंटर्नशिप भी के लिए करोगे सिर्फ। तो भी जरूरी नहीं है कि आप टीचिंग ही करो, आप कंपनी में प्लेसमेंट लेके भी जा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, कोई लोड नहीं है। ऐसा हाँ मत वही सोचो था, कि अगर क्योंकि मेरे हम को एनसेट से हम बीएड करने आए हैं तो सिर्फ बीएड बीएड मानो तुम्हारा एक बैकअप है। भैया ओके ओके, बात है क्योंकि प्लेसमेंट हो जाएगी। से जाते हैं जेई एडवांस क्लियर करके, और जो एनसेट से जाते हैं, तो दोनों में कोई डिफरेंस है या दोनों को सेम एलुमनी नेटवर्क वगैरह ये सब टैग वगैरह सेम सेम मिलेंगे? डिफरेंट भी है? सेम तुम्हारा सेम हॉस्टल होगा, सेम पार्टनर भी तुम्हारा होगा, बीटेक का होगा। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्लासेस भी बीटेक वालों के साथ चलेंगे। 80% 20% जो क्लास होंगे, बीएड का 1-2 क्लास जो होते हैं वो अलग चलेगा, उसमें भी बीटेक वाले बैठते हैं। अभी जो हमारे साथ हैं, तो हमारे बीएड के ही क्लास में वो लोग इलेक्टिव लेके अपना हमारे साथ क्लास करते हैं। हाँ हमारा भैया जो रूममेट भी है, दोनों बीटेक का है। हाँ भैया, मतलब कि मुझे मतलब कि आईआईटी इसलिए आना है क्योंकि मेरा जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा मार्क्स आया भी नहीं, और सेकेंड के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है। और मैं ड्रॉप लेना नहीं चाहता हूँ, जॉब मैं 12th में हूँ, ड्रॉप लेना नहीं चाह रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ 1 साल बर्बाद नहीं करके एनसेट से आईआईटी खड़गपुर में जाऊँ, और मुझे मतलब कि स्टार्टअप करना है। अच्छा ठीक है। तो क्या वहाँ का प्रोफेसर बीएड के वालों को स्टार्टअप में सपोर्ट करेंगे या नहीं? भाई स्टार्टअप के लिए यहाँ पे सोसाइटी बनी होती है आईआईटीज में, ठीक है, सेल होता है।
अगर आपको अच्छा आइडिया है तो आप प्रोफेसर से बात करो, उनसे बताओ। आप वो नहीं पूछते कि कौन से डिपार्टमेंट को हो, आपका कौन सा कोर्स है। उनको आपका आइडिया अच्छा लगना चाहिए। अगर किसी सेल में काम कर रहे हो तो सेल वाला को भी अगर आइडिया अच्छा लगेगा तो तुम पे इन्वेस्ट करेंगे। आईआईटीज में डिपार्टमेंट सीएस का हो या तुम मेटलर्जी का हो या केमिकल का हो या सिविल का हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे पास नॉलेज सिविल का, तुम्हारा ब्रांच मान लो सिविल है, तुम्हारा नॉलेज डाटा में है, डाटा एनालिटिक्स करना है, फाइनेंस करना है, सॉफ्टवेयर में जाना है, तो तुम उसमें अगर बैठ रहे हो तो बैठो, वहाँ पे भी बैठ सकते हो। वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम भाई सिविल वाला में ही क्षेत्र में जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। भैया मेरा आपका कितना कास्ट स्कोर आया सर्टिफिकेट था रिलेटेड एक डाउट है। एमसीक्यू? एक मिनट, थोड़ा एक सिंगल करके बोलो। मेरा लास्ट क्वेश्चन है बस कि आपका कितना स्कोर आया था, क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स कर रहे हो, मेरे को भी इकोनॉमिक्स ही करना है वहाँ पे। 330 आया था मेरा, 330। तो 330 आपके नजर एक सेफ स्कोर होता है? नहीं, मेरे टाइम सेफ स्कोर था। इस टाइम अगर आप जनरल में हो तो आप टारगेट करो 380 प्लस। मैं ये बोलूंगा उस पे गारंटी है कि हो जाएगी। 380 आउट ऑफ प्लस 640 टारगेट ना? करो। हाँ, क्योंकि उस टाइम ये हो रहा था, क्योंकि आईआईटी खड़गपुर का जो रजिस्ट्रेशन डेट था मात्र 2 दिन देते हैं। 2 दिन में बहुत अच्छे लोग थे इस साल भी कि उनका नंबर अच्छा था, बट वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे तो वो उनको नहीं मिल पाया था कॉलेज। वो भुवनेश्वर में इससे ज्यादा अच्छा कटअप चला गया क्योंकि वो ज्यादा दिन रजिस्ट्रेशन टाइम दिया था। भैया जैसे मैं जेई एस्पिरेंट हूँ और मुझे एनसेट के बारे में उतना आइडिया नहीं है, तो मैं कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ? हम तो करवा रहे हैं लैंग्वेज। गोकुल सर, एक और क्वेश्चन था। हाँ बताइए। जे वो जनरल टेस्ट में ना हाँ गायत्री मंत्र और 2-3 ऐसे क्वेश्चंस थे, हाँ, तो वो भी आप सिखाने वाले हैं क्या आगे? गायत्री मंत्र और वो जनरल टेस्ट में है ना। हाँ ठीक है, जनरल मैं टेस्ट में। जनरल टेस्ट में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये बता सकता है कि एक्चुअली सम क्वेश्चंस फ्रॉम दोस एंशिएंट टाइम्स विल कम। ठीक है, एक्चुअली हाँ आवर सिलेबस इज आल्सो हैविंग सम एम्फेसिस ऑन दिस, क्योंकि इवन इफ यू आर लुकिंग इनटू टीचिंग एप्टीट्यूड, द क्वेश्चंस अबाउट ओल्ड इंडिया लाइक एंशिएंट इंडिया, आवर एंशिएंट टेक्स्ट। ठीक है, बुद्धिज्म के बारे में एक क्वेश्चन आया था टीचिंग एप्टीट्यूड में, जनरल टेक्स्ट में भी ये इंक्लूडेड है। क्योंकि सो व्हाट आई एम टेलिंग इज यू हैव टू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू दोस थिंग्स। ठीक है, गायत्री मंत्र का क्वेश्चन आया था हमारा टाइम में, आया था 2023 में, मुझे भी याद है। लाइक आई एम टेलिंग इज जनरल टेस्ट में वो सिलेबस में जो है वो हम कर दूंगा, लेकिन तुम लोग भी when you are studying ना you have to give more importance to this, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड भी है, इसलिए तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। और you like now I know you got an idea, right? You know these kind of questions are asking, तो उसी तरीके से पढ़ना है। ओके। और वो बुद्धा का भी क्वेश्चन आया था कि वो कौन से पेड़ के नीचे बैठे थे, कौन तो सी? वो भी हाँ पता होगा तो ही क्लिक होगा ना, क्योंकि किसी को हाँ पता नहीं होगा तो। एक्चुअली वो इंक्लूडेड है। एक्चुअली वो टीचिंग एप्टीट्यूड का एक नया सिलेबस आया था, लेकिन वो अभी चेंज कर दिया। उस सिलेबस में इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस था। दो यूनिट only based on this ancient Indian things। ठीक है, इसका मतलब है कि उसमें स्पेसिफिकली मेंशन था बुद्धिज्म, जैनिज्म और लाइक हमारा एंशिएंट टेक्स्ट। ठीक है, सो क्वेश्चंस आ सकता है, लेकिन वो टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में हम सब करा देंगे ये सब। ठीक है, ठीक है। So hey guys, कैसे हैं आप लोग? How are you guys? I guess everybody is fine over here. So Yes, good sir. everybody is properly enjoying the lectures. So yeah. So guys, if you have any doubts related with GT and what is going to happen in GT, then kindly just inform your queries. I'm ready to help you with it. हेलो तो जीटी का सर कब तक सिलेबस खत्म करा दोगे आप? Before the exam, like you actually know what I would love to tell to my dear students is you need not worry about exam or
when will the syllabus is going to get completed, or are these teachers going to complete the syllabus? These are not like a kind of this must not be your anxiety creating issues. You need not worry about these things. You just have to focus on your learning, focus on the classes which are coming on YouTube, and study and do the questions which we are giving. And after some time, we will be providing you with test papers. So do those questions. This is where your focus must be. And other than that, ठीक है ब्रो, एक्चुअली उसका क्वेश्चन ये कि ही इज प्रिपेयरिंग फॉर जेई, सो लैंग्वेज 25 डेज से कर सकता है क्या? ब्रो मैं भी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था, एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग आई हैव टू टेल यू, तू जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मुझे पता है कि तेरा सब्जेक्ट थोड़ा ठीक रहता है, तुमको आइडिया है, बट एनसीईटी एग्जाम कितना सब्जेक्ट है तुम्हारा? 7 सब्जेक्ट है ना, इसमें पीसीएम 3 है, बाकी 4 सब्जेक्ट, 2 लैंग्वेज और 1 टीचिंग एप्टीट्यूड जीटी भी है। इसका मतलब ये कि यू हैव इक्वल इम्पोर्टेंस टू दीज सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेज, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड जनरल टेस्ट। सो इन दिस एग्जाम यू हैव टू गिव सम इम्पोर्टेंस टू दैट ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि तुमको ज़्यादा मार्क्स ला सकता है, एंड 25 डेज आर मोर देन इनफ फॉर दिस, ठीक है। वो उतना बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत आसान लगेगा वो लैंग्वेज, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट वाला, ठीक है। इफ़ यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग 30 मिनट्स पर डे, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ 30 मिनट्स पर डे एक दिन उनको कर सकता है तो टीचिंग एप्टीट्यूड आसान सा हो जाएगा। लैंग्वेज हम नेक्स्ट लाइक इंग्लिश हम अप्रैल फर्स्ट वीक से कर दूंगा, उसमें तुमको सिर्फ वो फॉलो कर रहा तो you can even do more than 60% questions from that for sure, like I'm telling basics, ठीक है। So उसका लोड मत लो। I know you are preparing for JEE, maybe you have to follow this क्या subjects now also, लेकिन 30 minutes every day you give it to other subjects, you will be easily getting good marks. सर मैंने इंग्लिश और इंग्लिश कम्युनिकेशन चूज किया है, तो उसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं? उसके पीवाईक्यूज भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, पीवाईक्यूज का दिक्कत नहीं है, हमने शेयर कर गया। एक्चुअली दी चीज इसकी सब लैंग्वेज का सिलेबस अलग अलग नहीं है। दे हैव गिवन ए लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस, लाइक इवन दी लोकल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग द लोकल लैंग्वेजेस, सिलेबस इज द सेम, ठीक है। वो सिलेबस में क्या क्या आ सकता है? सिलेबस में डेफिनेटली सम क्वेश्चंस विल बी अबाउट ग्रामर, ठीक है, लैंग्वेज का ग्रामर एक बेसिक्स है, एंड देयर विल बी सम क्वेश्चंस लाइक एरर स्पॉटिंग, ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन, ऐसा क्वेश्चंस आ रहा है। एंड आई नो दैट यू हैव टू 2 इंग्लिश सब्जेक्ट्स, राइट? हेलो, हाँ, दोनों इंग्लिश सेलेक्ट किया था? हाँ, दोनों इंग्लिश। सो I think that you just have to focus on English because it will be helpful for your to both of your papers, ठीक है ना? So you don't have to worry that much, but तेरा दोनों पेपर्स इंग्लिश के, इसलिए ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम मतलब ये कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो पीवाईक्यू हमने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेगा, लोड नहीं है, ठीक है। So you have to go through that once, and after that you will be definitely getting an idea about what kind of questions are coming in this language section. There is a pattern, okay? So we will be also covering that from the next month, like from the first week of next month onwards. So but I will recommend before that just go through the questions, ठीक है। ओके। और सर एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करते हैं? लाइक जेईई में अपन सीपीएम करते हैं, तो इसमें 7 सब्जेक्ट है, तो पहला स्टार्ट किधर से करना और बाकी सब्जेक्ट को कैसे प्रेफरेंस देना? आपने कैसे किया था? हाँ, मैं बोल दूंगा। एक्चुअली मुझे गलती हो गया था, ठीक है। एक्चुअली आई वाज फोकसिंग मोर ऑन पीसीएम, इसलिए मुझे वो टीचिंग एप्टीट्यूड और लैंग्वेज को टाइम नहीं मिला था। लेकिन ये बहुत इट इज़ अ वेरी बैड थिंग, ठीक है। वो एनसीटी में ये कभी नहीं करना है, ठीक है। सो व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज यू कैन मिक्स। I think this depends upon person to person, but one strategy I would like to share is you can mix. Well, like you can start with science subjects or the other subjects. For example, you are starting with GT, ठीक है, you are doing one GT, then you are switching to maths,
ठीक है। इसके बाद तुमने टीचिंग एप्टीट्यूड को शिफ्ट कर रहा है, इसके बाद फिजिक्स करेगा, इसके बाद एक लैंग्वेज करेगा, देन यू विल गो टू केमिस्ट्री। क्या इसे मिस करने के क्या लगेगा? क्योंकि इफ यू आर डूइंग साइंस ना, आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज maths also, in chemistry also, in physics also, you are getting some kind of calculative questions, right? So if you are just doing these things alternatively, it will be better for your brain, because you will be kind of relaxed when you are doing the other papers. So I think it will be good in order to reduce the silly mistakes. This is just an advice, you don't have to follow it. The thing what you have to do is, like 2 weeks 3 weeks before exams, you just go to the, like you just try to do the previous year question papers, ठीक है? In that when you are doing that, you just try this, तुमको कैसे अटेम्प्ट करना है वो ट्राई करो, क्योंकि you can't apply my strategy, this is my strategy, and maybe the thing that works for you will be differ from mine. So that's the thing, एक बार previous year try कर ले, लेकिन ये एक general advice है. Okay, sir. And one last question, sir. What was your score? स्कोर मेरा 380 समथिंग था. और आपका मेजर क्या है, सर? मैं केमिस्ट्री. ओके, थैंक यू, सर. किसी को और भी कोई डाउट है? जी वो सर, वो डाउट था कि इज देयर एनी रेशियो बिटवीन थियोरेटिकल क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स? कोई रेशियो होता है क्या? क्योंकि मेरे मार्क्स कौन सा भी सब्जेक्ट है पीसीएम, क्योंकि मेरे ज्यादा मार्क्स थियोरेटिकल में कट. एक थियोरेटिकल क्वेश्चन तो मेनली इसमें आएंगे केमिस्ट्री में, बाकी और थोड़ी बहुत फिजिक्स में. अगर पीसीएम की मैं बात करूं तो बाकी मैथ्स में थियोरेटिकल क्वेश्चंस कहाँ आएंगे? अगर ये आपको सुभराज सर बताएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री का वो करवा रहे हैं तो उनको पता होगा, उन सिलेबस काफी अच्छे से डेप्थ में पढ़े या देखे हैं, तो वो शायद अच्छे से आपको क्लियर कर पाएंगे. ओके. दोनों आ रहे हैं बेसिकली, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में भी मैंने देखा है कि क्वेश्चन दोनों तरफ से ही आ रहे हैं. ज़्यादातर जैसे न्यूमेरिकल में अगर आ रहे हैं तो फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं, और क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि मान लो कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि यार ये फॉर्मूला मतलब किस पर्टिकुलर को डिफाइन करता है. जैसे कि मैं अभी एक लेक्चर शूट कर रहा था, उसमें डायरेक्ट पूछ लिया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है, और ऑप्शंस में दे रखा था मतलब हाफ लाइफ वगैरह के फॉर्मूलाज दे दिए थे. तो वैसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो डायरेक्ट थ्योरेटिकल ज़्यादा आ रहे हैं, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन में. बाकी न्यूमेरिकल बेस्ड आ रहे हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा, वैसे से. ओके, तुम लोग केमिस्ट्री वाले जितने भी डाउट क्लियर. सर थ्योरेटिकल के लिए क्या फिर एनसीईआरटी को कर सकते हैं? देखो एनसीईआरटी में क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, और अभी जितना टाइम बचा है तुम एनसीईआरटी को एक बार पढ़ भी नहीं पाओगे पूरी, है ना. अपने सिलेबस में ऑर्गेनिक है और फिजिकल है ना. फिजिकल इनऑर्गेनिक का तो बहुत छोटा सा पोर्शन है, ऑर्गेनिक है मैक्सिमम. तो ऑर्गेनिक के लिए तुम पढ़ सकते हो, रिएक्शंस वगैरह सारी याद कर सकते हो. फिजिकल के लिए जो तुम्हें सिलेबस दे रखा है ना, मैंने सिलेबस का एक वीडियो बनाया था, उसमें जो टॉपिक्स है उन टॉपिक वाइज तुम पढ़ सकते हो. या तो तुम वीडियो देख लो, क्योंकि वीडियो में सारा जितने भी है टॉपिक वाइज बताया गया है, तो जो उसका की कॉन्सेप्ट है ना वो पढ़ लो. पूरी थ्योरी डेप्थ में मत जाओ, ठीक है. जो उसमें बताया गया है, जो अपने को सिलेबस में दे रखा है कॉन्सेप्ट, वो समझ लो कि ये क्या कहना चाहता है, उतना बहुत है ना. बाकी ज़्यादा डेप्थ में मत जाओ, क्योंकि अगर तुम एनसीईआरटी वगैरह पढ़ोगे ना तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, और इतना हमारे सिलेबस में है भी नहीं. तो जो सिलेबस में दे रखा है बस उतना समझ लो, और बाकी उसके अराउंड जो भी फॉर्मूला वगैरह है, उसके अराउंड जो क्वेश्चंस बन रहे हैं बस वो देख लो, तो वो बेटर रहेगा. और बाकी क्वेश्चंस ट्राई कर लो इस पर. और पीवाईक्यू वगैरह दोनों तुम्हारे सॉल्व होने चाहिए एग्ज़ाम के पहले. वो हम करवा रहे हैं लेक्चर में भी, बाकी अगर तुम्हें करना है तो तुम अलग से भी कर सकते हो, ठीक है. तो मेनली वो है कि तुम्हारे पीवाईक्यूज वगैरह एग्ज़ाम के पहले सारे सॉल्व होने चाहिए. बाकी तुम्हें आइडिया लग जाएगा पीवाईक्यूज से कि कैसे क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं. ओके, थैंक यू सर. और बताओ किसी को कोई सर आरआई का कटअप कितना जाएगा?
मतलब एक्सपेक्टेड है, ये तो पता नहीं होगा किसी को भी, फिर भी एक्सपेक्टेड आ रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा जाता है बायो के कारण, क्योंकि वहाँ पे बायो वाले बच्चे ज्यादा हैं। 350 के आसपास जाती है बायो के, अगर हो तो, अगर पीसीएम हो तो थोड़ा कम जाता है जी। क्योंकि बायो में नंबर छूट जाते हैं मैथ के कंपेरिजन। ओके, और किसी को कोई डाउट है? ओह सर, हाँ, आपका इकोनॉमिक्स का रिव्यू कैसा है? मेरे को कॉलेज का, अब मेरे अगर मुझसे पूछोगे तो बहुत बढ़िया। मतलब इकोनॉमिक्स अगर मैं मानता हूँ, अगर मुझसे 4 कोर्स आईआईटी खड़गपुर ऑफर कर रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, और इकोनॉमिक्स आईआईटीज में पहले से ही है, और फिजिक्स भी पहले से ही है, पर टॉप ब्रांच में इकोनॉमिक्स थोड़ा आता है फिजिक्स केमिस्ट्री से। और काफ़ी सेम चीज़ पढ़ाया जाता है, जो बीएस इकोनॉमिक्स वाले जो बीटेक जेईई एडवांस देके बच्चे आते हैं, उनको भी सेम क्लास होता है, मेरा भी सेम होता है, साथ बैठते हैं, साथ लेक्चर होती है, एग्जाम साथ होता है, नंबर साथ, सबका सेम प्रॉफ है, सेम हॉस्टल है, कोई लोड नहीं है, तो मैं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए मैं पूछ रहा था कि इकोनॉमिक्स को ही परस्यू करने के लिए सोच रहा था मैं, तो आपसे सोचा काफ़ी अच्छा कोर्स है, काफ़ी अच्छा कोर्स है। मतलब इसमें कट ऑफ वगैरह इसके हिसाब से लगती है, कोर्स के हिसाब से? इसमें मतलब समझा नहीं, एनसेट की बात कर रहे हो ना? यस सर, इसमें अपने मर्जी से कोर्स ले सकते हैं या फिर कट ऑफ के हिसाब से मिलती है? नहीं, तुम्हें मर्जी से तुम्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रायोरिटी चूज करना पड़ेगा। फर्स्ट पे क्या रख रहे हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे क्या है। अब मान लो कि तुम फर्स्ट पे इकोनॉमिक्स रखा, बहुत लोगों का फर्स्ट पे इकोनॉमिक्स है फर्स्ट प्रायोरिटी, तो तुम्हारा नंबर, क्योंकि इकोनॉमिक्स में टोटल 12 सीट है आईआईटी खड़गपुर में, 12 सीट है। अब 12 में मान लो कि 100 बच्चे ने इकोनॉमिक्स डाल दिया, और उसमें से 12 बच्चों का तुमसे ज्यादा अच्छा नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है उसे ही मिलेगा ना। तो कटअप डिपेंड कर जाता है आगे पीछे, मैं बोला ना 10 नंबर या 15 नंबर कभी आगे हो जाएगा, कभी पीछे हो जाएगा किसी सब्जेक्ट, क्योंकि ये प्रॉपर कटअप रिलीज नहीं करते ये, कि कितना इकोनॉमिक्स का गया था, कितना फिजिक्स का गया, ये सारी चीज़ें रिलीज नहीं करते। ये हमें इससे पता होती है क्योंकि हमारे जूनियर्स हैं, उनसे बात किया कि हाँ इकोनॉमिक्स में कितने बच्चे थे, 12, उनसे बात किया कि सर कितना नंबर था, हाईएस्ट कितना था, तो पता चला है हम लोगों को। ऐसे रिलीज नहीं किया तो ऐसे डाटा कहाँ से हम निकाल सकते हैं। बाकी भुवनेश्वर का भी ऐसे ही पता चला था, क्योंकि जब इंटरव्यू लिया था तो उससे बात किया, तो उनसे पूछा कि पूछ के मेरे को बताना, तो हाँ बोला कि इकोनॉमिक्स का भी अच्छी कटअप गया था कंपेयर टू फिजिक्स और मैथ्स। सॉरी सर। और किसी के कोई डाउट है? रविंद्र, क्या रविंद्र हैंड रेज किया, कोई डाउट है? नहीं भैया, क्लियर हो गया था। नहीं, हैंड रेज है तुम्हारा, तो मुझे लगा कोई डाउट है। हाँ दिव्यांश सुसागर, क्या क्या डाउट है तुम्हारा? हेलो भैया। हाँ बोलो। भैया एनसेट के लिए कोई टेस्ट सीरीज आप निकालेंगे क्या? एक्चुअली हम प्लान कर रहे हैं, लास्ट में एग्जाम के टाइम में लास्ट के लिए हम प्लान कर रहे हैं, बट इस पे अभी श्योर नहीं है। बट हाँ, हम इतना श्योर है कि 90-80% चांस है कि तुम लोग के लिए टेस्ट सीरीज हम लाएंगे। बस हमें ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम इसको कंडक्ट कैसे करवाएं टेस्ट सीरीज की तरह, कि हमारी भी थोड़ी क्लास होती है, कॉलेज लाइफ है, बहुत सारी तुम लोग को लेक्चर ऑन टाइम प्रोवाइड कराना है, तो समझ सकते हो हमारा भी लोड काफी है। तो हम इतना जरूर ट्राई करेंगे कि आप लोग के लिए एग्जाम के पहले टेस्ट सीरीज देने की बहुत, तब अपनी टीम, अगर साइट हमारी बन जाती है, वेबसाइट बन जाती है, तो हम 100% तुम लोग के लिए टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। भैया थैंक यू। तो हमारा मेन फोकस ही है कि कैसे भी करके तुम लोगों का पीवाईक्यू एक अच्छे से क्वेश्चंस, देखो पीवाईक्यू जो आएगा ना तुम्हारा, क्या बोलते हैं, मॉडल पेपर वाला,
वो हम गूगल फॉर्म के में पहले देंगे, प्रोवाइड करवाएंगे तुम लोगों को, एज अ टेस्ट तुम लोग देना। उसके बाद अगर 28 क्वेश्चन होगा, टेस्ट देना, उसके बाद हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे नेक्स्ट डे, सारे सब्जेक्ट का ऐसे करेंगे, ऐसा प्लान है। और टेस्ट का भी हम लोगों ने सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। अगर हमारा वेबसाइट रेडी हो जाता है तो आप लोग को हम इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ गीता, क्या आपका डाउट है? गीता अग्रवाल हैंड रेज की हुई, कोई डाउट है? हेलो, जिसको जो डाउट है यहाँ पे क्लियर कर लो, क्योंकि तुम लोग ग्रुप में वो मैसेज करते हो तो हम लोगों का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। मतलब ऐसा नहीं कि तुम लोग का मैसेज ऐसा होता है समझ में नहीं पाता कि हम क्या बोल रहे हो, वही 100 मैसेज होते हैं हम लोग खोलते हैं तो तुम लोग का आपस में बात होता है तो चेक नहीं कर पाता, 100 मैसेज नहीं पढ़ सकता ना। तो बहुत सारे लोगों का है कि भाई आपका रिप्लाई नहीं आया था, मेरा ये डाउट था, पर्सनल डीएम कर देते हो। तो पर्सनल डीएम ना करो तो ज़्यादा बेस्ट होगा। हम लोगों को हर दिन 20, 25, 15 लोग पर्सनल डीएम कर रहे हैं, तो समझ सकते हो कि लोड हो सकता है। अगर मेरे जगह आप भी होते तो आपको भी लोड होता। तो ज़्यादा फोकस करो कि ग्रुप में ही पर्सनल मैसेज करो, और ग्रुप में जो भी बात करो तो एक आंसर के रिलेवेंट बात करो, ऐसा नहीं कि कुछ भी हम बातें कर रहे हैं। इसीलिए हम तुम लोग के लिए वेबिनार कंडक्ट करवा रहे हैं कि किसी को जो भी जेन्युइन डाउट है वेबिनार में डायरेक्ट पूछ सके। हाँ, बैक डाउट था। हाँ भैया, इस बार तो पिछली बार से कंपटीशन बढ़ेगा ही, ये तो श्योर है। तो कट ऑफ का क्या मतलब, कितना 20, 25 कितना मार्क्स बढ़ सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है ऑलरेडी, तो इस वजह से थोड़ा ये डाउट था कि कहीं 400 प्लस जाए, 450 प्लस जाए, कितना जाए? नहीं, 450 प्लस तो नहीं जाएगा, 380 प्लस, 380 400 मैक्स जाएगा। 380 पे सेफ स्कोर है, 400 मैक्स जाएगा। वैसे भी फॉर्म कितना गया है अभी पता नहीं चल रहा, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा कितना फॉर्म जाता है उसके हिसाब से हम थोड़ा सा एक आइडिया मुझे भी पता चलेगा कितने फॉर्म गया है। अभी कुछ बताना थोड़ा मुश्किल है, बट इतना मान लो कि अगर जिसका 400 उसको आईआईटी कंफर्म है। हाँ आयुषी, भैया कोई ग्रुप में बोल रहा था कि 1.8 लाख फॉर्म भर चुके हैं। ग्रुप में तो ऐसे ही कोई बोल रहा था, 1-1.5 लाख भी बोल रहा था, कोई 16-15 हजार, कोई कुछ भी बोल रहा था। तो ऐसे भी हम कुछ नहीं बता सकते जब तक कि लास्ट फॉर्म नहीं आइडिया हो जाए। सबमिट के बाद जब प्रॉपर डेटा, मतलब मान लो कि 16 मार्च को लास्ट है, उसके बाद अगर एनटीए रिलीज करता है कि हाँ इतने फॉर्म गया है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, उस हिसाब से हम आइडिया लगा सकते हैं ना। मे भी अभी मान लो कि 1 लाख फॉर्म गया, 2 दिन के अंदर ही 50,000 या 1 लाख और भर जाएगा, मतलब फिल हो जाएगा, तो 2 लाख होगा, 2 लाख फॉर्म हो गया तो कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा फिर। बट कितना भी कंपटीशन होगा 400 से ज्यादा नहीं जाने वाला है। भैया, जो आईआईटीज ऐड होने वाली थी उनका कुछ आपको उनके रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन? हाँ, आईआईटी ऐड होने वाली थी, अब आईआईटी इस साल नहीं ऐड होगी। कोई भी अब आईआईटी या एनआईटी इस साल नहीं ऐड होगी, क्योंकि आईआईटी को ऐड होने के लिए उनका कैरिकुलम नहीं बना हुआ था। धनबाद ऐड होने वाली थी, रुड़की का कुछ इन्फॉर्मेशन था, एक और शायद मद्रास ने तो मना कर दिया था, बट फिर भी बोला था कि मे भी होगा। आईआईटी उनका कैरिकुलम जैसे ही ऐड होने के पहले एनटीयू को कैरिकुलम देना पड़ता है, उनका पूरा कोर्स स्ट्रक्चर देना पड़ता है कि हाँ मेरा ऐसा है, मैं यहाँ पे वो डिपार्टमेंट बनानी पड़ती है। तो उनके पास अगर नहीं बना होगा, वो कोर्स कैरिकुलम नहीं दे पाए होंगे ऑन टाइम सारी चीज बना के, तो ऐड नहीं हो पाए। इसलिए नेक्स्ट ईयर में भी 3-4 आईआईटी ऐड होंगे 100%। इस बार लोगों ने जितने लोग बोला है उनका कोर्स कैरिकुलम नहीं बना था, डिपार्टमेंट नहीं बने थे, वो टीचर्स नहीं अच्छे वो निकाल पा रहे होंगे उनका कि कैसे मेरे को मैनेज करना है। तो जब तक आप एनटीओ को नहीं दोगे ना, जब तक वो आपका एलिजिबल नहीं करेंगे ना। मतलब ऐसा होता है क्या कि जो एनटीए जो रिलीज करता है, जैसे जिसमें जितना जैसे 64 कॉलेजेस जो मेंशन किए हुए हैं, तो वही आ सकते हैं काउंसलिंग के टाइम पे, या फिर कुछ अगर एक्स्ट्रा ऐड होते हैं तो उस टाइम पे ऐसा कुछ है क्या? कोई लोग नहीं, वो आ ही नहीं सकता। जो अभी एनटीए रिलीज कर दिया सिर्फ वही कॉलेज आपको रजिस्ट्रेशन टाइम मिलेंगे, काउंसलिंग टाइम, और कोई कॉलेज एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला।
मुझे भी लग रहा था कि 10 तारीख तक में भी शायद कोर्स करिकुलम फी स्ट्रक्चर सारी चीज़ अगर वो अपडेट कर देता है IIT जो भी ऐड होने वाले थे तो मे बी NTA ऐड कर सकता था कॉलेज को। बट मैंने रात को फिर ट्राई किया, चेक किया कि ऐड हुए हैं कि नहीं हुए, तो कोई भी IIT और NIT अभी तक ऐड नहीं हुए एक्स्ट्रा। जो पहले था पिछले साल से वही, बट नेक्स्ट ईयर ऐड होंगे क्योंकि इस बार थोड़ा जल्दी फॉर्म आ गया। IIT धनबाद ने भी 1 महीने पहले ही वो किया था, 1 महीने या 20 दिन पहले ही वो किया था फॉर्म आने के कि मैं भी BSc BEd प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला हूँ। बट इतना जल्दी उस कोर्स नहीं बना पाया, NTA ने तुरंत फॉर्म निकाल दिया क्योंकि पिछले बार आया था जून में शायद फॉर्म एग्जाम था, उससे पहले जुलाई में एग्जाम था। अब इस बार बहुत पहले एग्जाम कर दिया, 2 महीना पहले कर दिया, फॉर्म भी बहुत पहले आ गया, इनको टाइम नहीं मिल पाया इसलिए शायद ऐड नहीं हुआ। हाँ दिव्यांशु बोलो। भैया मुझे पूछना था कि KGP में फिजिक्स के लिए कितने मतलब सीट है? 13 मेजर फिजिक्स के लिए 13। अगर माइनर में मैथ लेना हो तो हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल ले सकते हो, 1 सेमेस्टर के बाद होता है। एक सेमेस्टर आपको फर्स्ट सेमेस्टर आपको पूरा फिजिक्स है ना तो फिजिक्स पढ़ो, उसका सेकंड सेमेस्टर आपको ऑप्शन होता है कि आप माइनर क्या लेना है, फिजिक्स लेना है, केमिस्ट्री लेना है या मैथ्स लेना है या इकोनॉमिक्स लेना है, आपको डिपेंड करता है। मेजर के अलावा आपका जो भी 3 बाकी है ना वो आप चूज कर सकते हो। और भैया आफ्टर 4 ईयर मतलब क्या क्या मतलब इस कोर्स के बाद स्कोप है इसका? टीचिंग के में स्कोप है, MS कर सकते हो, काफी अच्छी PhD कर सकते हो, प्लेसमेंट भी अगर IT सेक्टर में जाना है तो प्लेसमेंट भाई IIT से हो तो प्लेसमेंट निकाल लो। तो वहाँ अगर कोडिंग के लिए अगर कोडिंग किया कर सकते हैं साइड से, अगर प्लेसमेंट के लिए बैठना हो तो? हाँ कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, फाइनेंस कर सकते हो, डाटा एनालिटिक्स कर सकते हो, कुछ भी तुम्हें जिसमें मतलब इंटरेस्ट है वो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम BEd के एग्जाम में यहाँ पे सिर्फ BEd टीचर बनने आए हो। कोई टीचर्स जो भी बैच में आ रहे हैं IIT NITs में 80% लोग को अदर फील्ड में ही जाना है, टीचर्स के अलावा ही जाना है। और भैया वहाँ क्लासेस का क्या सीन है? लाइक मेरा एक फ्रेंड है वहाँ जो माइनिंग से मतलब इस साल फर्स्ट ईयर में गया है, तो वो मतलब उतना मतलब क्लास में एक्टिव नहीं रहता, मतलब क्लास उतना नहीं जाता, तो मतलब वहाँ मतलब टीचर्स को लेकर मतलब कुछ है क्या, मतलब प्रोफेसर पे समझने में प्रोफेसर पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा प्रोफेसर चिल है या प्रोफेसर कैसा है। अगर प्रोफेसर थोड़ा सा अप्रूव लेवल का है तो वो तुम्हें भाई 80% अटेंडेंस हो जाएगा। अगर प्रोफेसर चिल है तो 10-20-30% पे भी चिल है तो कोई लोड नहीं। तो वहाँ मतलब सब्जेक्ट को मतलब रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होता ना, जैसे टीचर को मतलब टीचर एक्सप्लेन कर रहे उसमें मतलब समझने में प्रॉब्लम या? प्रोफेसर भाई उनका काम ही होता है लेक्चर देना, चले जाना, तुमको क्या समझ में आया नहीं आया उनको मतलब नहीं होता। सब तुम कॉलेज में आओगे समझ जाओगे, अभी एग्जाम पे फोकस करो, बाकी लाइफ बहुत अच्छा होगा, इतना समझ लो। जो IITs में लोअर ब्रांच है टॉप 10 के नीचे, उससे कहीं अच्छा कोर्स आपका BSc BEd है, क्योंकि आपके पास एक बैकअप है कि आपको टीचिंग में प्लेसमेंट हो जाएगा। उनके पास टीचिंग का बैकअप नहीं है। और दूसरी बात है कि तुम IT सेक्टर में भी बैठ सकते हो, फाइनेंस में बैठ सकते हो, डाटा एनालिटिक्स में बहुत जगह बैठ सकते हो। इसका लोड मत लो, अभी एग्जाम पे फोकस करो। इसके बारे में हम एग्जाम के बाद बात करेंगे अच्छे से कि क्या करना है, क्या स्कोप है। हाँ यूसी हैंड रेज है तुम लोगों का, डाउट है क्या? जी भैया, वो मैं बोल रही थी कि अगर टोटल स्कोर मतलब अच्छा आता है और PCM में कम आता है तो वो एज कम्पेयर टू अदर 4 सब्जेक्ट PCM का मार्क्स लेंगे या 4 सब्जेक्ट का मार्क्स लेंगे? 1 मिनट वेट करना, 1 मिनट जस्ट। भैया अगर 7 सब्जेक्ट्स में मार्क अच्छे आते हैं और PCM में थोड़ा लो स्कोर होता है एज कम्पेयर टू अदर 4 सब्जेक्ट्स, तो PCM के मार्क्स कंसिडर करते हैं ज्यादा या वो 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स कंसिडर करते हैं, या वो 7 सब्जेक्ट टोटल? नहीं, टोटल 7 सब्जेक्ट का मार्क्स आपका कंसीडर होगा। वहां पे प्रॉब्लम में भी हो सकता है, ऐसा नहीं होगा कि आपका मान लो कि 380 मार्क्स आ गया टोटल और नेक्स्ट कोई और भी है उसका भी 380 है, तो फिर वो बोर्ड पे जाते हैं कि बोर्ड का मार्क्स इसका कैसा है। बोर्ड नहीं, पहले एनसेट के एग्जाम PCM का चेक करेंगे, कैसे PCM में इसका ठीक ठाक है, तब थोड़ा सा वहां पे दिक्कत हो सकती है आपको। ऐसे दिक्कत नहीं होता है, ऐसा बहुत कम होता है कि सबका सेम मार्क्स ही है। और ऐसा आपका पूरा PCM का
7 सब्जेक्ट है ना आपका, वो मेन चेक होगा। किसी का अगर 380 है, आपका 380 है, किसी का 379 है, तो आपको लिया जाएगा, ना कि पीसीएम वाला ज्यादा है उसको लिया जाएगा, आपको एडमिशन मिलेगा। एक नंबर भी आपका अगर ज्यादा है 7 सब्जेक्ट में तो। समझ गए? जी भैया। हाँ, तो इसके लिए लोड नहीं लो। वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर आपका दोनों का मार्क्स सेम हो गया तो वहां पे मे बी एक क्राइटेरिया उनको सेट करना पड़ेगा। उसमें भी अगर कैटेगरी दोनों का सेम है तब, अगर किसी का कैटेगरी एसटी है तो उनका तो ऑब्वियस सी बात है कम कट ऑफ ही जाएगा, इस ओबीसी है थोड़ा सा कम जाएगा, ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा कम जाएगा, आपको पता है। बट अगर आप दोनों जनरल से ही हो और दोनों का 380 मार्क्स है तो वहां पे आपका पीसीएम का थोड़ा बहुत काम आएगा कि हाँ पीसीएम में थोड़ा ज्यादा मार्क्स है तो आपको ज्यादा वो उसको, तो वही अब ऑप्शन है ना उनके पास सीट देने का। और कोई डाउट है किसी का? भैया वो लैंग्वेज के रिगार्डिंग आपसे मैं वैसे पूछा भी था, बट कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, मतलब हिंदी दोनों रखने पे, हिंदी कम्युनिकेशन और एक हिंदी जो लिटरेचर? दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने प्रॉप से बात किया, आईआईटीज में कोई दिक्कत नहीं है, एनआईटीज में भी कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक हम लोगों ने आईआईटीज ने गोकुल सर ने बहुत 2 कॉलेज को उन्होंने पता किया, मैंने भी आईआईटी खड़गपुर के प्रॉप से बात किया, बोला नहीं ऐसा कोई लोड नहीं है। बाकी एनआईटीज का अभी हमें आइडिया नहीं है, बट एनआईटीज में भी ऐसा कोई लोड नहीं, क्योंकि किसी भी रूल बुक जो है एनआईटीज का या आईआईटी का वो डिक्लेयर नहीं कर रखा है कि हमें इंग्लिश ही चाहिए, उसने नहीं बोल रखा है। हाँ, क्योंकि जेई एडवांस के थ्रू अगर कोई हिंदी से जाता है तो उसको भी तो वो एडमिशन लेते ही हैं, तो फिर इसलिए दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। दिक्कत नहीं होगी। ओके भैया, थैंक यू भैया। आप लैंग्वेज ले सकते हो दोनों हिंदी। हाँ, और किसी को कोई डाउट है? एक और ग्रुप में कोई गीता है, वो भी बहुत मैसेज करती है, उनको मतलब क्या उनका डाउट क्लियर हो गया? अगर शायद हो तो यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो। भैया एग्जाम के कितने दिन बाद मतलब रिजल्ट आ जाता है, और उस एडमिशन मतलब कितने? डिपेंड करता है, मैक्सिमम आपको 20 से 25 दिन लगते हैं, मान लो 1 मंथ मैक्स जाएगा। 20 से 30, हाँ 20 से। जेई मेंस का जितना आता है ना इसका भी सेम ही आ जाता है, 1 महीने के अंदर आ जाएगा आपका रिजल्ट। बीटेक वालों का टाइम ही काउंसलिंग होता होगा ना? क्या मतलब एडवांस जब होता है उसके बाद जो काउंसलिंग होता है, तो बीटेक जिस टाइम बीटेक वालों का काउंसलिंग होता है उसी टाइम मतलब इसका होता होगा? नहीं, पिछले 2 साल तक तो ऐसा नहीं था, इंडिविजुअल काउंसलिंग था कॉलेज का। हर कॉलेज का अपना अपना डेट था, खड़गपुर का अलग डेट था, रोपस का अलग था, भुवनेश्वर का अलग था, जोधपुर का अलग, सब अपना अपना डेट निकाल रहे थे। तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, उसके लिए लोड नहीं है। बट 1-2 साल में ऐसा है कि मे बी इस साल या नेक्स्ट ईयर से जोसा की तरह ये भी अपडेट होगा, मतलब काउंसलिंग होगा। मतलब सारे आईआईटी से एनआईटी से अपना अलग से काउंसलिंग निकालते हैं? हाँ, अभी अलग से निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे कॉलेज नहीं आए थे और कुछ सबका इंडिविजुअल आगे पीछे कोर्स स्टार्ट हो रहे थे। बट हमारे प्रॉफ ने एचओडी है, उसने बोला है कि 1 या 2 साल के अंदर हम जोसा जैसे काउंसलिंग होता है जेईई मेंस का एडवांस का, जोसा से सब काउंसलिंग आपको पता हो तो, हाँ, तो उसी प्रकार इसका भी एक काउंसलिंग सेंटर बनाया जाएगा। कुछ नाम पता नहीं, कुछ फॉर्म होगा उस हिसाब, मतलब वो अगर एक अब जोसा की तरह एक और काउंसलिंग बनेगा एनसेट वालों के लिए, कि अगर एक बार आप काउंसलिंग करते हो, कॉलेज सेलेक्ट करते हो, तो जिस हिसाब से आपका नंबर है उस हिसाब से आपको कॉलेज मिल जाएगा। अभी तो इंडिविजुअल काउंसलिंग इसका हो रहा है। भैया मैंने सेंट्रल सर्टिफिकेट अप्लाई किया था, लेकिन उसमें लिखा है कि 21 दिन बाद वो बनेगा। सेंट्रल सर्टिफिकेट आपका नंबर तो मिल गया होगा ना? नंबर नहीं, मतलब वो लिखा है कि 21 दिन तक बाद बनेगा, और वो क्या नाम है, वो मैंने जाके पता किया था तो, और उसके लिए अभी स्टेट वाला वो चाहिए, क्या नाम है वो, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, तो वो मेरे पास नहीं है, तो वो अभी बनाने के लिए दिया है, लेकिन स्टेट वाला का सर्टिफिकेट है। अभी जो भी सर्टिफिकेट है, क्योंकि डेट नहीं हो, वो फिल कर दो। कोई सर्टिफिकेट तो होगा आपके पास, कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं फिल, स्टेट का है, स्टेट का है तो स्टेट का अभी फिल कर दो। एग्जाम वाला सर्टिफिकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जब रजिस्ट्रेशन करोगे उस टाइम आपको ये सर्टिफिकेट डालना। काउंसलिंग तक बन जाएगा सेंट्रल वाला।
हाँ, तो काउंसलिंग टाइम ही आपको मेन होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में जो सर्टिफिकेट आप देते हो ना, वही सेम सर्टिफिकेट आपको फिजिकल जब काउंसलिंग कराओगे उसमें आपको लगेगा। तो रजिस्ट्रेशन में तो हम स्टेट वाला देंगे क्योंकि सेंट्रल वाला नहीं है। हाँ, स्टेट वाला दे दो, कोई नहीं, उसको कोई लोड नहीं होता, क्योंकि इंडिविजुअल काउंसलिंग है ना सब IITs का, उस टाइम खुद आपको मांगेगा, फिर से वो दोबारा मांगेगा आपका। हाँ, दोबारा मांगता है ना। हाँ हाँ, वो रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो आपको सिर्फ वो रजिस्टर आपको मांगेगा कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला। और जो सर्टिफिकेट आप डाउनलोड दोगे फॉर्म में फिल करोगे, वही सर्टिफिकेट सेम आपका लगेगा जब फिजिकल काउंसलिंग करवाओगे। सबका डाउट क्लियर हो गया? किसी को और कोई डाउट है? ठीक है, तो मीट को क्या करना है, एंड करना है, और कोई डाउट है तो बताओ। भैया जैसे मैंने अपना कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल तक बनाया है, तो उसमें RO मतलब रेवेन्यू ऑफिसर तक का मतलब उनका साइन है, तो हमें मतलब उस सेंट्रल में और मतलब कितने मतलब DM लेवल तक का साइन चाहिए क्या? उसमें भी क्या तो हवलदार या कुछ था डॉक्यूमेंट में, मेरे को याद नहीं है, हर कॉलेज का आपकी में क्या था? आपने सेंट्रल बनाया हुआ था, आप में कौन से मतलब अथॉरिटी तक का आपने मतलब मैंने करवा सेंट्रल रखा था? अप्लाई किया था, ऑनलाइन अप्लाई किया था, मेरा बन गया था सेंट्रल में। उस साइन वाइन तो ऑन डिजिटल ही मेरा बना था, मेरे को ऑफलाइन कोई साइन नहीं करवाने गया था मैं तो। हाँ, तहसीलदार, वो डिजिटल ही यहाँ पे गया तो उसमें मतलब रविनंदन ने बोला, हाँ यहाँ पे मैंने पढ़ा था तहसीलदार के नीचे वाला नहीं होना चाहिए, तहसीलदार से जो ऊपर होता है ना उसका अगर आपका सिग्नेचर है तो हो जाएगा। अब देख लेना डॉक्यूमेंट मेरा रेवेन्यू ऑफिसर तक है। तो उसमें मेंशन किया हुआ है रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार रेवेन्यू ऑफिसर से अगर ऊपर आता होगा पोस्ट में तो आपका कोई लोड नहीं होगा। अब मेरे को पता नहीं कि रेवेन्यू ऑफिसर ऊपर आता है नीचे आता है। एक बार आप चेक कर लेना ना, कॉलेज पे जाके डॉक्यूमेंट पे जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा, उसमें देखना कि मेरा कौन सा डॉक्यूमेंट कौन सा ऑफिसर का साइन है, उसमें सारा लिखा हुआ है। अब एक्चुअली हमें लोग को याद नहीं होता ना, बहुत सारा वहाँ पे नाम लिखा हुआ है कि इस रेवेन्यू ऑफिसर से आपका 15-20 का नाम होगा कि इस ऑफिसर से आपका साइन है तो एलिजिबल हो, इसके नीचे नहीं हो, सारा नाम मेंशन किया हुआ है उसमें। ओके ओके भैया, चलो फिर, और कोई किसी को तो मुझे नहीं लगता अब सबका डाउट क्लियर हो गया, तो अब हम इस मीट को एंड करते हैं। बाकी तुम लोग जितने भी हो रेगुलर क्लास करो, मीट हम करते रहेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में यूनिट 2 और यूनिट 3 का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, डायरेक्ट यूनिट 4 से उड़ा। हाँ, गोकुल सर आपको बताएंगे, वो उनका कुछ अलग ही पता नहीं वो क्या बोल रहे थे कि वो यूनिट 1 यूनिट 4 पढ़ाएंगे कुछ शायद। हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ, आवाज आ रहा है। शशांक का डाउट था कि आप यूनिट 1 के बाद यूनिट 4 पढ़ाए, 1 2 3 क्यों नहीं पढ़ाए, ये डाउट था। एक्चुअली ना थोड़ा नेटवर्क इश्यूज है, एक बार रिपीट कर लो। बोल रहा था शशांक कि अगर आप GT फर्स्ट यूनिट के बाद 4th यूनिट पढ़ाए, सेकंड और थर्ड मतलब क्यों पढ़ाओगे? मैंने वो हाँ बिल्कुल पढ़ाएगा, मैंने वो वीडियो में भी मेंशन किया था, क्योंकि सेकंड और थर्ड यूनिट ज़्यादा मेमोरी बेस्ड है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई पुट इट इन द लास्ट, क्योंकि फोर्थ यूनिट में 2-3 सब यूनिट्स है, उसमें 2 सब यूनिट्स लॉजिकल है, एक ही सब यूनिट बस मेमोरी बेस्ड है, लेकिन 3 और 2 में पूरा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। बिकॉज इफ यू आर डूइंग दैट जस्ट बिफोर द एग्जाम्स ना, हमको ज़्यादा याद लगेगा, इसलिए हमने बोला कि एक्चुअली मैं वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था अच्छे से, आई थिंक यू हैव स्किप्ड दैट क्वेश्चन, फिर भी ठीक है। सो वी विल बी डूइंग दैट आफ्टर कवरिंग द लॉजिक बेस्ड थिंग्स, ठीक है। फर्स्ट हमने लॉजिक बेस्ड यूनिट्स पढ़ा दूंगा, इसके बाद मेमोरी बेस्ड, क्योंकि तुमको ज़्यादा याद होगा एग्जाम में, इसलिए। और किसी को कोई डाउट है किसी के रिगार्डिंग? तो 5 हाँ मिनट भैया, जीटी के रिगार्डिंग डाउट था भैया। जब आपने दिया था एनसेट का, तो उसमें जीटी में मतलब जीटी तो इतना वास्ट है, तो उसमें मतलब मोस्टली किससे ज्यादा मतलब क्वेश्चन आता है? लाइक रीजनिंग वाला पार्ट से, उसमें मैथमेटिक्स वाला पार्ट रहता है, करंट अफेयर और एंड ऑल का पार्ट होता है, तो करंट अफेयर से आपका सबसे ज्यादा मैथ्स और रीजनिंग पार्ट से आएंगे। करंट अफेयर से 8 या 10 क्वेश्चन आते हैं।
और तो फोकस रीजनिंग और मैथ पिक हाँ करना चाहिए ना ज्यादा फोकस। यही करना ही चाहिए, क्योंकि 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चंस के लिए जीके पार्ट ऐसा है कि आप कुछ भी पढ़ लोगे, कोई गारंटी नहीं कि आपका आ जाएगा, कोई श्योर नहीं हो कि आप बना लोगे, कुछ भी पूछ सकता है। मतलब है एक सिलेबस है, बट आपको ही पता है कि जनरल नॉलेज क्या ही बोलूं, मैं खुद नहीं पढ़ा था, तो मैं ये बोलूंगा कि अभी आपने उतना टाइम नहीं है। मतलब ऐसे तो मतलब जनरल नॉलेज मतलब जो 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें तो मतलब जो डेली बेसिस पे रहता है उससे तो एक मतलब 2-3 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा ना। हाँ, कुछ लेटेस्ट आएंगे, न्यूज देख लेना। जब एग्जाम होगा, एग्जाम के 5-6 दिन पहले एनसेट पे कोई न्यूज वगैरह आता रहता है, वो थोड़ा बहुत देख लेना। 8-10 में से 3-4 क्वेश्चन इजी होगा, 2-3 जो बन जाएंगे, आराम से बन जाएगा वो। बाकी मेन फोकस तुम मैथ्स वाले और रीजनिंग वाले पार्ट पे करना है, क्योंकि वो तुम्हारा मेन है कि उसपे तुम अगर पढ़े हो तो तुमसे वो बन ही जाएगा, उसमें तुम्हारा कोई लोड होगा ही नहीं। हाँ भैया, वही रीजनिंग वाले पार्ट पे ज्यादा ध्यान देना। रीजनिंग अगर तुम मान लो कि जनरल पढ़ भी लेते हो तो उसका कोई गारंटी नहीं कि तुमसे सोल्व हो जाएगा, बट तुमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा, डायरेक्शन पढ़ा, ब्लड रिलेशन पढ़ा, ये सब पढ़ा, तेरे को आता है, तो वो गारंटी तुमसे बन जाएगा, क्योंकि वो उसी के अंदर पूछ पाएगा। तुम्हारा जो भी सिलेबस के ही अंदर से वो क्वेश्चन पूछेगा ना, तुम्हारा कंप्लीट है, बन जाएगा। बट इसका कोई गारंटी नहीं है रीजनिंग का, जीके जनरल नॉलेज का। जी भैया, इसीलिए हम फोकस कर रहे हैं रीजनिंग और इस पे ही, मैथमेटिक्स वाले पार्ट्स पे, जो लोगों को इजी हो और नंबर इजीली उठा सके। हाँ पंकज वर्मा, क्या डाउट है? और भी एक और डाउट था, वहाँ मतलब एडमिशन लेने के बाद मतलब फर्स्ट सीट कंफर्म करने के लिए वहाँ पहले पेमेंट करना पड़ता है ना? नहीं, तुम्हें मेल आएगा जैसे रजिस्ट्रेशन होगा, तुम्हारा सीट अगर तुम कंफर्म हो जाता है, तुम्हारा अगर तुम सिलेक्ट हो जाते हो, तुम्हें मेल जाएगा और 2-3 दिन का टाइम मिलेगा पेमेंट करने के लिए। 10,000 IT KGP का 10,000 हाँ, IT KGP का 10,000 है, कहीं का 5,000 है, सबका अलग अलग कुछ है, ऐसा ही 10,000 के नीचे। तो 16 जो आपने बताया, तो 16,000 का पेमेंट करना पड़ता है कैंपस आने के बाद। फिजिकल आपका फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फिजिकल काउंसलिंग होने के बाद अगर आपका कोई सारे डॉक्यूमेंट क्लियर है आपका, तब होता है वो। आपका वहाँ से मतलब अगर वहाँ से लोन अवेलेबल हो जाता है क्या, मतलब उस टाइम वहाँ से लेकर दे सकते हैं, या फर्स्ट बार में घर ही से देना पड़ेगा? 10,000 घर से देना पड़ेगा, बाकी उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। अभी तुम लोग एग्जाम पे फोकस करो। 10,000 आपको यह है कि 10,000 आपको घर से देना पड़ेगा। लोन के लेके कैसे लोन मिलता है, क्या मिलता है, ये सारी चीज़ हम वीडियोस बना देंगे, या फिर एक वेबिनार रखेंगे, उसमें बात कर लेंगे। जिसको जो लोड है, मैंने बोल दूंगा कि इसके रिगार्डिंग वेबिनार है, लोन के रिगार्डिंग के, हाँ किसको तो आ जाना, ज्वाइन हो जाना। अभी मेन तुम्हारा टारगेट होना चाहिए एनसेट एग्जाम। हाँ, क्या फैसिलिटी क्या नहीं है, कैसा हो तुम्हारा, मेन क्या डॉक्यूमेंट है, कैसा सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ तुम्हारी डाउट होनी चाहिए। क्या मैं एलिजिबल हूँ, ये सब चीज़ डाउट होना चाहिए। अभी ये नहीं होना चाहिए कि क्या आगे स्कोप वगैरह है, तुम्हें पता है स्कोप अच्छा है, इतना बता दिया, काफ़ी अच्छा स्कोप। बाकी एग्जाम क्रैक करो, उसके बाद हम सारी चीज़ अच्छे से तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे कि क्या कितना नंबर, क्या कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कैसे करना है, क्या करना है। तो अभी इस मीट को अभी एंड करते हैं। हाँ, टाइम हो गया काफ़ी, तो इस मीट को अभी एंड करते हैं। तो थैंक यू गाइस, फिर हम मीट रखेंगे 10 या 15 दिन के बीच में। तो आज 11 मार्च है, तो मोस्ट प्रोबेबली 25 तक होगा। हेलो। हाँ हेलो। मैं बोल रहा था कि ये जो अभी मेरा 12th में जा रहा हूँ मैं 11th से, और इसमें क्या BSc के बाद आप एग्जिट ऑप्शन रहता है क्या इसमें? हाँ, कुछ NIT कैलिकट में BSc के बाद एग्जिट ऑप्शन कॉलेज वालों ने बोल रखा है। IIT खड़गपुर ने भी बोला था, बट अभी अप्लाई नहीं हो रहा। बट NEP 2020 के तहत इसको हमें एग्जिट कर सकते हैं, निकल सकते हैं, और 3 साल के बाद भुवनेश्वर में निकल सकते हैं। भुवनेश्वर का अभी मेरे को क्लियर आइडिया है नहीं, बट ये जो भी नया पॉलिसी आया है ना, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रूल से तो निकल जा सकते हो, कोई लोड नहीं है, निकल सकते हो। मतलब 3 साल के बाद डिग्री, वो 3 साल की डिग्री होती है, 4 साल की होती है?
अगर तुम 3 साल के लिए निकलोगे, 3 साल जैसे एनआईटी कलिकत को 3 साल में निकल सकते हो, 3 साल को तुम्हें सिर्फ बीएससी का डिग्री मिल जाएगा अगर तुम्हें हाँ बीएड नहीं लेना है तो। बट हाँ आईआईटी करेक्ट। खड़गपुर ने भी बोला था, हम लोग जो सेमिनार थे, इंट्रो सेमिनार, उसमें बोला था, बट अभी बोल रहा है कि थोड़ा अभी वर्क है तो अभी हम नहीं कर पाएंगे 2 बैच तक, उसके बाद शायद तुम्हारे टाइम तक वो भी हो जाएगा, हमारे टाइम तक अभी नहीं होगा। ये मेरे को वो बीएड का डिग्री नहीं चाहिए, सिर्फ बीएससी वाला चाहिए और इकोनॉमिक्स ही करना है सर, तो वो सिर्फ 2 ही जगह अभी मिल जाए। हाँ तो उस टाइम तक मुझे लगता है मिल जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो सिंपल है कि 1 साल करने के बाद भी आप निकल सकते हो, आपको 1 साल की डिग्री मिलेगा, तो 3 साल में तो आपका यूजी कंप्लीट हो जाता है। तो वो अभी हमारे कॉलेज में नहीं है तो अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते, बट ये होगा 1-2 साल में, ऐसा शायद 3 साल बाद निकल सकते हैं। हमारे प्रॉफ ने भी मना कर दिया कि नहीं अभी हम 3 और साल में क्या कहते हैं इसमें डिफरेंस क्या होता है, जो जैसे आप आईआईटी खड़गपुर बोल रहे हो, वहाँ पे ऑलरेडी बीएस इकोनॉमिक्स होता है, तो बीएससी और बीएस में क्या डिफरेंस रहता है? क्रेडिट का थोड़ा डिफरेंस है। इनका डिफरेंस है, बाकी प्लेसमेंट होती है क्या बीएससी इकोनॉमिक्स वालों की? प्लेसमेंट का ये सीन है कि तुम आईआईटी में आने के बाद तुम्हारा कोई भी ब्रांच हो, कुछ भी हो, तो तुम जैसे मैं अभी बीएड कर रहा हूँ, ठीक है, इकोनॉमिक्स है मेरा मेजर, वहाँ पे तो मेरे आईआईटी खड़गपुर में मैं मेजर मेरा इकोनॉमिक्स आईआईटी खड़गपुर से मेरा। तो आप वही बीएससी बी वाले में हो? हाँ बीएससी बीएड ही है मेरा प्रॉपर। अच्छा, तो आप किस ईयर में अभी? सेकंड ईयर। अच्छा, तो क्या कहते हैं, जैसे मेरे को भी इकोनॉमिक्स ही करना था, तो सिर्फ 2 ही जगह भी मिल रहा है, भुवनेश्वर में और खड़गपुर में। हाँ बिल्कुल। तो क्या कहते हैं, आपने चलो एग्जिट वगैरह तो आपने बता दिया, आप प्लेसमेंट्स अगर मैं बीएससी डिग्री है तो मैं प्लेसमेंट्स में बैठ सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल बैठ सकते हो। यहाँ पे हम लोगों का आईआईटीज में कोई भी कंपनी आती है तो 80% मतलब 100 कंपनी आ रही है तो 20% कंपनी ऐसी आती है कि वो सिर्फ अपने फील्ड वाले बच्चों के लिए जाते हैं। सिर्फ कोडिंग वाला आ रहा है तो सिर्फ कोडिंग का अपने डिपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए जाते हैं। मैकेनिकल का तो मैकेनिकल से रिलेटेड 80% कंपनियां जो बचती है ना, 80% वो सारे को एलिजिबल मानती है, सबको देता है मौका, मतलब आप बैठ सकते हो प्लेसमेंट में, किसी को कोई दिक्कत नहीं अगर आपके पास टैलेंट है। एंड इसमें क्या कहते हैं 3 साल की डिग्री होगी, लेकिन बाकी सब 3 साल की डिग्री में आप नहीं बैठ सकते। बीटेक किए होंगे तो 4 साल की डिग्री होती है, तो उसमें फर्क नहीं पड़ता है? आपको 4 साल 4th ईयर यहाँ पे प्लेसमेंट होता है, सीडीसी लगती है, 7 सेम और 8 सेम में कंपनियां आती है। तो अगर आप 3 साल में निकल जाओगे तो 3 इयर्स डिग्री के बाद एग्जिट ले लिया तो फिर प्लेसमेंट नहीं मिलेगी? नहीं, कंपनी ही नहीं उस टाइम बैठोगे ना, कंपनी नहीं आती ना, आपको एलिजिबल नहीं मानती ना 6 सेम तक प्लेसमेंट। तो मतलब अगर आप बीएड भी करोगे तो भी जरूरी नहीं है कि आप टीचिंग ही करो, आप कंपनी में प्लेसमेंट लेके भी जा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, कोई लोड नहीं है। ऐसा मत सोचो कि अगर हम एमसेट से हम बीएड करने आए हैं तो सिर्फ बीएड मानो तुम्हारा एक बैकअप है। भैया ओके बैकअप है कि प्लेसमेंट हो जाएगी। जाते हैं जेईई एडवांस क्लियर करके और जो एनसेट से जाते हैं, तो दोनों में कोई डिफरेंस है या दोनों को सेम एलुमनी नेटवर्क वगैरह ये सब टैग वगैरह सेम मिलेंगे? डिफरेंट भी है? सेम, तुम्हारा सेम हॉस्टल होगा, सेम रूम पार्टनर भी तुम्हारा होगा, बीटेक का होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्लासेस भी बीटेक वालों के साथ चलेंगे, 80% 20% जो क्लास होंगे, बीएड का 1-2 क्लास जो होते हैं वो अलग चलेगा, उसमें भी बीटेक वाले बैठते हैं। अभी जो हमारे साथ है तो हमारे बीएड की क्लास में वो लोग इलेक्टिव लेके अपना हमारे साथ क्लास करते हैं। हमारा जो दोनों बीटेक का है। अब भैया मतलब कि मुझे मतलब कि आईआईटी इसलिए आना है क्योंकि मेरा जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा मार्क्स आया भी नहीं, और सेकेंड के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है, और मैं ड्रॉप लेना नहीं चाहता हूँ। जॉब मैं 12th में हूँ, ड्रॉप लेना नहीं चाह रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ 1 साल बर्बाद नहीं करके एनसेट से आईआईटी खड़गपुर में जाऊँ, और मुझे मतलब कि स्टार्टअप करना है। अच्छा ठीक है, तो क्या वहाँ का प्रोफेसर बीएड के वालों को स्टार्टअप में सपोर्ट करेंगे या नहीं? ये स्टार्टअप के लिए यहाँ पे सोसाइटी बनी होती है हायर आईआईटीज में, ठीक है, सेल होता है। अगर आपको अच्छा आइडिया है तो आप प्रोफेसर से बात करो, उनसे बताओ। आप वो नहीं पूछते कि कौन से डिपार्टमेंट को हो, आपका कौन सा कोर्स है, उनको आपका आइडिया अच्छा लगना चाहिए। अगर किसी सेल में काम कर रहे हो तो सेल वाला को भी अगर आइडिया अच्छा लगेगा तो तुम पे इन्वेस्ट करेंगे। आईआईटीज में डिपार्टमेंट सीएस का हो या तुम मेटलर्जी का हो या केमिकल का हो या सिविल का हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे पास नॉलेज सिविल का, तुम्हारा ब्रांच मान लो सिविल है, तुम्हारा नॉलेज डाटा एनालिटिक्स करना है, फाइनेंस करना है,
सॉफ्टवेयर में जाना है, तो तुम उसमें अगर बैठ रहे हो तो बैठो, वहाँ पे भी बैठ सकते हो, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम भाई सिविल वाला में ही क्षेत्र में जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। भैया मेरा आपका कास्ट कितना स्कोर आया सर्टिफिकेट था रिलेटेड एक डाउट है। एनसीक्यू? एक मिनट, थोड़ा सिंगल करके बोलो। मेरा लास्ट क्वेश्चन है बस कि आपका कितना स्कोर आया था, क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स कर रहे हो, मेरे को भी इकोनॉमिक्स ही करना है वहाँ पे। 330 आया था मेरा, 330। तो 330 आपके नजर एक सेफ स्कोर होता है? नहीं, मेरे टाइम सेफ स्कोर था। इस टाइम अगर आप जनरल में हो तो आप टारगेट करो 380 प्लस। मैं ये बोलूंगा उस पे गारंटी है कि हो जाएगी, 380 प्लस टारगेट करो। हाँ, क्योंकि उस टाइम ये हो रहा था, क्योंकि आईआईटी खड़गपुर का जो रजिस्ट्रेशन डेट था मात्र 2 दिन देते हैं। 2 दिन में बहुत अच्छे लोग थे इस साल भी कि उनका नंबर अच्छा था, बट वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, तो वो उनको नहीं मिल पाया था कॉलेज। भुवनेश्वर में इससे ज्यादा अच्छा कटअप चला गया क्योंकि वो ज्यादा दिन रजिस्ट्रेशन टाइम दिया था। भैया जैसे मैं जेई एस्पिरेंट हूँ और मुझे एनसेट के बारे में उतना आइडिया नहीं है, तो मैं कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ? हम तो करवा रहे हैं एनसेट के पूरा तैयारी, पूरा क्लास चल रही है रेगुलर। पर मुझे क्वेश्चन के लिए ऐसे बुक वगैरह भी नहीं मिल रहा है सेल्फ स्टडी के लिए, और उतना भैया टाइम अभी फिलहाल तो मेरा अप्रैल में मेंस भी है, तो मेरा मेन फोकस वही है सेकेंड टाइम। बैकअप के लिए मैं एनसेट दे रहा हूँ। तो अभी जितनी क्लास हम करवा रहे हैं, क्लास भी तो ऐसी नहीं है कि लंबा चल रहा है, 2 घंटे की 30 मिनट 40 मिनट्स की क्लास है। आप 2x अगर आपको आती है मैथ्स 2x पे आप देख लो एक बार कि हाँ ये सर क्या पढ़ा रहे हैं। हर क्लास के बाद आपको क्वेश्चंस करवाया जा रहा है। इसके बाद हम 7 या 8 अप्रैल तक हम पूरा कोर्स खत्म कर देंगे। उसके बाद सिर्फ PYQ सीरीज जाएगा। PYQ सीरीज इन द सेंस कि 10 मॉडल पेपर होगा। मैथ्स में 28 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 25 करना है, बट हम 28 क्वेश्चंस एक क्लास में करवाएंगे। वैसे ऐसा 10 हम सेट करवाएंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का, और हिंदी का, इंग्लिश का, टीचिंग का। सिर्फ वो 10-10 मॉड्यूल आप कर लोगे ना वीडियोस पे देख के। वो पहले हम क्वेश्चंस देंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे, फिर उसका हम सॉल्यूशंस भी सारे लोगों को देंगे। जैसे भी गूगल फॉर्म देता है, जो भी क्लास के बाद हमारे सर लोग हैं जो गूगल फॉर्म दे रहे हैं, तो उसके बाद हम लास्ट में सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो मेन सब्जेक्ट है ना PCM, तो वो मेरा कंप्लीट है। मैं मतलब कि मैंने बताया ना जेई के लिए मैंने पढ़ा था, तो वो मेरा बस कंप्लीट है। मैंने आपके वीडियो देखा था, PDF या ग्रुप में डाले, वहां से देखा हूँ, तो लगभग पूरा फार्मूला बेस्ड था। तो मैं बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस का भी हर चैप्टर का जितने भी टॉपिक है ना, उस हर टॉपिक के क्वेश्चंस आपका एक क्वेश्चन सीरीज का प्लेलिस्ट बना हुआ है। मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सारे चीज का। तो आप जाना कि हाँ मेरे को फिजिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इस चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो उस पर आपको हर चैप्टर का वीडियोस मिल जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियोस। तो आप एक बार देख लेना कि क्या मेरे से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, प्ले बढ़ा के और स्टॉप करके खुद सॉल्व करना पहले। उसके बाद चेक करना कि क्या मेरे वीडियोस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन मुझसे सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो फिर ठीक है। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखो खुद से, जितने भी लोग हैं जिसको लगता है कि मेरे को क्लास नहीं करना, मेरे को आती है सारी चीजें। अगर नहीं आती, आपसे नहीं बनती, फिर आप जाके वो लेक्चर देखते हैं, क्योंकि हम बहुत ही शॉर्ट में आपको पढ़ाने की ट्राई कर रहे हैं और बहुत ही वही टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो एनसेट में आने वाला है। कोई फालतू चीज हम लोग पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जेई मेंस का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, एडवांस का पढ़ा रहे हैं, उससे लेवल CUT का पढ़ा रहे हैं। कुछ नहीं वैसा पढ़ाने का, क्योंकि आपको भी पता होगा कि 50-60 दिन में पूरा सिलेबस करवाना, हर चीज 12th का बहुत मुश्किल है। तो जो हम करवा रहे हैं उतना, अगर किसी को लोड है कि हमें कुछ नहीं आता, बस उतना कर लो और जो हम बोल रहे हैं उसको फॉलो कर लो। IIT NIT RI हम जिन पे फोकस कर रहे हैं, गारंटी मिल जाएगा। भैया मेरा एक कास्ट सर्टिफिकेट रिलेटेड क्वेश्चन था। तो मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो हमारे इधर कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी होता है। मेरा कास्ट सर्टिफिकेट 2010 का है, तो मेरे को फिर से रिन्यू करना पड़ेगा या कास्ट वैलिडिटी चल जाएगा? अभी फॉर्म में भर दो, बट तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन टाइम होगा ना, तो अगर जेई मेंस की तैयारी की होगी अगर कभी, तो पता होगा। तो ठीक है, बाय बाय गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट भैया।